हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट किया था एक नया आर्टिकल 279A। ये आर्टिकल क्यों इंसर्ट किया था? देखो, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सेंटर स्टेट सारे लेवल्स पे लगने वाला था, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कॉपरेशन वाज नेसेसरी। तो इनका कॉपरेशन होना चाहिए, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई ताकि सब काम अच्छे से हो। तो ये बॉडी बनाई, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, कैसी बॉडी होगी ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी। तो उसके लिए हमने बनाया आर्टिकल। तो आर्टिकल है मतलब जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आर्टिकल 279A ने बोला कि आर्टिकल 279A पावर करता है, पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं ऑर्डर इशू करके। तो ऐसा ऑर्डर इशू हुआ 2016 में और प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अभी ये जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है और इसमें आता कौन कौन है? पहले देखते हैं इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है। इसका सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में, ओके। देन इसके सेक्रेटरी कौन है? यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? सी, अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें कई डिपार्टमेंट्स है, बराबर। तो एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है तो वो है यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो वहाँ पे जिनको अपॉइंट किया वो डायरेक्टली, अभी मैंने किसी को यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया, ठीक है, तो वो उनको डायरेक्टली ये जिम्मेदारी मिल जाएगी, वो डायरेक्टली सेक्रेटरी बन जाएंगे जीएसटी काउंसिल के। मतलब ऑटोमेटिक है, अगर कोई बंदा अपॉइंट हो रहा है एज यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, ही विल ऑल्सो गेट द ड्यूटीज ऑफ जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरी, सेम पोस्ट, ओके। तो इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। देन ये जीएसटी काउंसिल जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जो कि जिसके पास पावर्स है कि वो सारे मेजर डिसीजन ले सकती है जीएसटी के रिलेटेड। अभी नॉर्मली हमने इसके पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ा था। वो बॉडी कैसी थी? स्टैट्यूटरी थी और उसके पास ना पावर्स नहीं थे। वो मतलब उनको कैसा था कि वो रिकमेंड कर सकते थे, कुछ कि रिकमेंडेशंस देते गवर्नमेंट को, कुछ क्रिटिसाइज़ करते, एनालाइज करते चीज़ें, लेकिन उनके पास खुद पावर्स नहीं था डिसीजन लेने का, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं। लेकिन अभी देखो, फिलहाल के लिए ये जान लो कि मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ ना रिकमेंडेटरी होती है, खुद के पास उनके पास पावर नहीं होता। तो ये जीएसटी काउंसिल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऐसी जिसके पास खुद के पास पावर्स है कि वो जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन खुद ले सकती है, ठीक है, ठीक है। अभी जीएसटी काउंसिल का विजन क्या है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। मतलब वही स्टेट और सेंटर मिलके काम करे ये टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट्स का। देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? सेक्रेटरी तो हमने देख लिया, चेयरपर्सन कौन होगा? फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं मोस्टली। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है देश के, वो होंगे चेयरपर्सन। देन और कौन मेंबर्स है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या तो फाइनेंस, ओके, ये होंगे। देन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट से एक मिनिस्टर, या तो वो इंचार्ज होगा फाइनेंस या टैक्सेशन का, या तो कोई और मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे हर स्टेट के सारे वो मेंबर्स, वो मिनिस्टर्स, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या तो फाइनेंस और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, ये सारे मेंबर्स मिलकर बनाते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है। चेयरपर्सन हो गया। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन ये मेंबर्स जो है ये खुद में से अपने आप में से ढूंढ लेते हैं, मतलब ढूंढना नहीं, ये खुद चूज़ करते हैं कि इनमें से कौन वाइस चेयरपर्सन बनेगा और उसका टर्म कितना होगा ये भी मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। तो मेंबर्स चूज़ करते हैं वाइस चेयरपर्सन को और उसका टर्म भी मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये काउंसिल में परमानेंट इनवाइटी, मतलब परमानेंट एक बंदा है जिसको सारे प्रोसीडिंग में परमानेंट इन्विटेशन है, मतलब वो हर प्रोसीडिंग में आ सकता है, ठीक है, मेंबर्स के अलावा। तो ऐसा बंदा है, तो मेंबर नहीं है तो कौन होगा? वो उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, तो नॉन वोटिंग है वो पर्सन, लेकिन परमानेंट इन्वाइटी है, मतलब सारे प्रोसीडिंग्स जो होंगे काउंसिल के उसको अटेंड कर सकता है।
तो ऐसा कौन है, ऐसा चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरपर्सन हमेशा इनवाइटेड रहते हैं काउंसिल में। ये डिसीजन लिया गया है बाय कैबिनेट। ठीक है, अभी ये बॉडी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट से बनी है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू का एक्ट था 1963 का। फिर आगे जाके 1 साल बाद ना ये बोर्ड्स के 2 हिस्से बने, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू के 2 बने। एक तो डायरेक्ट वाला डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस करके नाम नहीं था पहले था सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्सरसाइजेस एंड कस्टम्स। फिर आगे जाके अभी 2018 में इसका नाम कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो इतना याद रख लो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। पहले बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू था, डायरेक्ट हो गया, फिर इनडायरेक्ट, अभी नाम बदला है। तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, बस ये वाली बॉडी क्या, बाकी के नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम वाले, इनके चेयरपर्सन ही इनवाइटेड होते हैं काउंसिल के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं वर्किंग कैसे होता है इनका। डिसीजन सारे मीटिंग में लिए जाते हैं, बिना मीटिंग के नहीं होता, सारे डिसीजंस मीटिंग में लिए जाते हैं। फिर कोरम मतलब एक मीटिंग है, सपोज करो मीटिंग, उसमें कितने लोग आने चाहिए। अभी देखो इतने सारे मेंबर्स हैं लेकिन 2 ही लोग आए तो मीटिंग होगी क्या, नहीं होगी। कुछ एक डिसाइडेड नंबर होता है, फिक्स कोटा ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। तो ऐसे मेंबर्स कितने होने चाहिए, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब आधे मेंबर तो होने ही चाहिए। आधे से ज़्यादा है अच्छी बात है, पूरे है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे तो होने ही चाहिए। आधे से एक भी कम हुआ तो मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, अभी हर डिसीजन लिया कैसे जाता है, इतने सारे मेंबर से क्या एक की बात पाई जाएगी, नहीं, सब स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है तो सबका वोट इम्पोर्टेंट भी है। तो कैसे होता है, एवरी डिसीजन शुड बी टेकन, कैसे लिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट है और सारे वोट करें ज़रूरी नहीं है, तो जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी कितनी, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए जितने वोट्स है उसमें से। अब ये वेटेड वोट्स क्या होते हैं, वेटेड वोट्स देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ वोट होते हैं और कुछ वोट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वोट है उनके, इसको कितना वजन है, 1/3, मतलब जितने टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं, समझो 90 कास्ट हुए, ठीक है, तो उसमें से 1/3 मतलब 30 जितना वजन किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो 1/3 वेटेज किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बचा कितना 2/3। ठीक है, तो 2/3 वेटेज होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो स्टेट का पलड़ा भारी है इसमें। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा कम है, 1/3। ठीक है, एनी एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसपे नहीं होगा इनवैलिड, तो अगर कुछ वैकेंसी है या डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, मतलब काउंसिल बनाते हुए कुछ वैकेंसी है, मतलब कुछ मेंबर्स नहीं है, एब्सेंट है, या फिर कुछ डिफेक्ट हो गया, तो ऐसे इसमें अगर बाद में कुछ डिसीजन ले लिया तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि भाई काउंसिल में कुछ गड़बड़ थी, वैकेंसी थी, तो ये डिसीजन मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। डिफेक्ट हो किसी के अपॉइंटमेंट में, मतलब किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया, किसी को मेंबर बना दिया लेकिन उसको नहीं बनाना था, या फिर उसके अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम था, फिर उसने वोट कर दिया, अभी वो डिसीजन ले लिया, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वो बंदा गलत था इसलिए अभी वो डिसीजन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, डिसीजन फिर भी वैलिड रहेगा। ठीक है, कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी होगी काउंसिल की तो भी इफेक्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कि वो चीज़, मतलब वो डिसीजन से रिलेटेड हो। मतलब अगर कोई प्रोसीजर है काउंसिल में, ठीक है, उससे हम लोग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोसीजर इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट केस, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही प्रोसीजर उस केस से रिलेटेड हो जिस पे डिसीजन लिया जा रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हाँ, तो डिसीजन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डिसीजन को बोल सकते हैं कि नहीं ये इनवैलिड है, लेकिन बाकी के केस में नहीं। ठीक है, फंक्शंस क्या है ये काउंसिल के, ये रिकमेंडेशन करता है किसको, सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों को रिकमेंडेशन करता है किस चीज़ पे, टैक्सेस के मामले में सेस सरचार्ज, टैक्सेस सेस सरचार्ज ऐसे जो कि सेंटर, स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ लेवी करती है, मतलब जो ये लोग लागू करते हैं सब पे,
जो कि जीएसटी में आ जाएगा, मतलब जीएसटी के अंदर जो मर्ज होने वाले हैं ना, मतलब तब जो मर्ज होने वाले थे वो सारे टैक्सेस, सेस और सरचार्ज पे एडवाइस देने का काम करती है ये काउंसिल। फिर गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड मतलब किस पे नहीं लगेगा। फिर मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो कहाँ पे कितना लगेगा, दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है तो कौन सी कमोडिटी पे लगेगा, कौन सी पे नहीं, ये सब। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट, कितना टर्नओवर के मतलब कितना एक ऐसा लिमिट डिसाइड कर देंगे, उसके नीचे का सामान होगा, उतना रकम के नीचे का सामान होगा तो बोलेंगे कि छोड़ दो इसको, जीएसटी नहीं, बाकी लोग को है, ऐसे टाइप का। फिर फ्लोर रेट्स, हाँ ऐसे जीएसटी के बैंड सुने होंगे ना, 0%, 5%, 8%, 12%, ऐसा, तो ऐसे वाले रेट्स एक्सेट्रा, वो ये सब रेट्स कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। फिर कोई स्पेशल रेट होता है, अगर कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर आ जाता है तो ना स्पेशल रेट या तो स्पेशल ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हैं ताकि पैसे ज़्यादा आ सके गवर्नमेंट के पास, ताकि वो कैलेमिटी में जो लोग विक्टिम्स हैं उन सब की मदद कर सके, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए तो उससे कभी कभी टैक्स बढ़ा देते हैं। तो वैसे सब डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। फिर कुछ स्टेट्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। अभी कुछ नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टेट्स है, मोस्टली हिली एरियाज़ वगैरह, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, डेवलपमेंट थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, तो ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस लगाएंगे। तो स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, अभी 2 हो गए ना, तो यूनियन टेरिटरीज। फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के लिए स्पेशल प्रोविजंस पे रिकमेंडेशन करता है काउंसिल। फिर कोई भी मैटर जो जीएसटी से रिलेटेड है और काउंसिल को लगता है कि हाँ भाई इस पर हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, वो सब। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस है कि काउंसिल रिकमेंड करता है डेट ऑन विच जीएसटी में बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, उसको ही पेट्रोल बोलते हैं, मोटर स्पिरिट उसका दूसरा नाम है, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है, इस पे कुछ भी जीएसटी नहीं है। तो इन सब पे कब से जीएसटी लगेगा ये कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल। फिर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब कोई जीएसटी से रिलेटेड कुछ ले रहे हैं ये लोग निर्णय, हाँ, और उसमें बोला सेंटर की एक बाजू है, स्टेट्स की अलग, कुछ सेंटर और स्टेट एक साइड पे, स्टेट्स दूसरे साइड पे, या फिर कुछ स्टेट्स मान नहीं रहे, झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे झगड़े को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म कौन सेट करेगा, जीएसटी काउंसिल। फिर काउंसिल को रिकमेंड करना है क्या, कंपेंसेशन स्टेट्स को, क्योंकि ना जीएसटी अभी इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, तब ना स्टेट्स को बहुत लॉस हो गया रेवेन्यू का, टैक्सेस वगैरह में, क्योंकि 5 साल के लिए, तो पहले 5 साल के लिए ना क्या हो गया कि ये सब लॉस रिकवर करने के लिए बोला गया कि सेंटर स्टेट को पैसे देंगे, कुछ पैसे देंगे ताकि ये सब कंपेंसेट कर सके, जीएसटी इंट्रोड्यूस भी कर सके, तो मोटिवेशन भी था एक तरह से। तो ये कंपेंसेशन कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इसके हिसाब से एक लॉ बनाया गया अगले ही साल 2017 में, तो वो था जीएसटी कंपेंसेशन एंड कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। इस एक्ट से स्टेट्स को पैसे मिल गए कि जितना भी आपका नुकसान हो गया होगा ये जीएसटी नया टैक्स लगाने के चक्कर में, ये सब आपको पैसे आप ले लो करके, तो ऐसा हो गया 2017 में। तो आज हमने पढ़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 101st अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी, और आर्टिकल 279A। कॉम्पोजिशन याद रखेंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके पास डिसीजन टेकिंग पावर्स है, बस। तो यही था फॉर द डे, थैंक यू।